दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने बात की थी बॉयज अफ्रेड की डिटेल्ड स्टोरी के बारे में। आज हम आरी एस्टर की इस गिल्ट ट्रिप को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिले। इसलिए ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। जहां तक इस फिल्म की बात है, तो जब हम इसे देखने के बाद चीजें सोचना शुरू करते हैं तो मन में अपने आप कई थ्योरीज की पॉसिबिलिटीज सामने आनी शुरू हो जाती हैं। आज हम ऐसे ही कुछ थ्योरीज के बारे में जानेंगे जो इसके व्यूअर्स ने इसे देखने के बाद क्रिएट की हैं। सबसे पहली और बहुत ही कॉमन थ्योरी ये है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ बो के माइंड में हो रहा है। चलिए इसे समझते हैं। बॉयज अफ्रेड के कई पहलू हैं जो एक सवाल पैदा करते हैं कि क्या रियलिटी है और क्या नहीं। ये साफ हो जाता है कि बो का डर और चिंता रियल में कितनी गहरी है। बाकी कैरेक्टर्स उसे पूरी फिल्म में रिकॉर्ड करते हैं और वो कभी भी सेफ महसूस नहीं करता है और वो अक्सर एग्जैजरेशंस की डिग्री तक भी पहुंच जाता है। बॉयज अफ्रेड से कभी कभी ऐसा लगता है कि ज्यादातर चीजें असल में बो के दिमाग में चल रही हैं। उसे रिकॉर्ड करने वाले लोग बो की इस सेंस को हमारे सामने रखते हैं कि उसकी माँ हर वक्त उस पर नजर रखती है। अपने आस पड़ोस से डरना, जो अपने आप में इस बात का एक एक्सट्रीम वर्जन है कि मोना शहर की जिंदगी को क्या समझती होगी। और ग्रेस और रॉजर के परिवार में फंसने से बो को अपनी माँ की एक्सपेक्टेशन से घुटन और परेशानी महसूस होती है। ये पॉसिबल है कि बो की जर्नी उसकी अपनी फीलिंग्स का मैनिफेस्टेशन थी। ये सब वो नहीं है जो ऑब्जेक्टिवली हो रहा था, बल्कि ये उसकी परसीव्ड रियलिटी का एक स्लाइस था, एक पहलू था। अगर किसी को बॉयज अफ्रेड के इवेंट्स को उसके कैरेक्टर के नजरिए से देखना है तो कुछ इवेंट्स जैसे कि उसकी माँ का अपनी ही मौत का नाटक करना, इसे कंस्ट्रूड ऑब्जेक्टिव रियलिटी की तरह माना जा सकता है। खासकर मोना के बारे में पूरी फिल्म में जो खुलासा होता है उसे ध्यान में रखते हुए ये विश्वास करना आसान है कि वो बो के प्यार को परखने के लिए इस हद तक जा सकती है। हालांकि फिल्म को इस तरह से एग्जीक्यूट किया गया है जो रियलिटी से डिस्कनेक्शन का संकेत देता है। अगर फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये फिल्म बो के हाइटेंड इमोशंस का एक रिजल्ट हो सकती है। अब बात करते हैं दूसरी थ्योरी के बारे में कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे उसकी माँ मोना का हाथ था। बो की माँ नामी MW इंडस्ट्रीज की चीफ एग्जीक्यूटिव है और जाहिर तौर पर इस तरह की अचीवमेंट हासिल करने के लिए वो रिसोर्सेज और मैरो डीप बिटरनेस रखती है। MW बिलबोर्ड, पोस्टर, इक्विपमेंट्स, फ्रोजन फूड्स के बॉक्सेस और बाकी कई जगहों पर दिखाई देता है। ये एक पावरफुल कॉर्पोरेशन है और वो एक पावरफुल औरत है। मोना जो चाहती है उसको वही मिलता है। बेशक वो इतनी कन्विंसिंगली अपनी मौत का नाटक करती है कि बो को उसके फीड पर रिपोर्टिंग करने वाली MW डिजिटल वाटरमार्क न्यूज क्लिप के अलावा ऑनलाइन पब्लिश्ड ऑब्ituary भी मिल जाती है। कुछ ही दिनों में उसने अपनी बिहाफ पर एक वफादार एम्प्लॉय को मरने के लिए पे किया या शायद मजबूर किया। उसने दीवार में एक लेजर स्टोन और उस भयानक शैंडिलियर एक्सीडेंट का मेमोरियल इंस्टॉल किया जिसने उसकी जान ले ली, और उसने अपने लिए एक शानदार अंतिम संस्कार की भी अरेंजमेंट की। मोना के घर में रखे गए MW इंडस्ट्रीज मिनी म्यूजियम के बो के ब्रीफ सर्वे से दो चीजें इस थ्योरी को सपोर्ट करती नजर आती हैं। इसमें सबसे पर्सुएसिव है MW एम्प्लॉयज का एक कोलाज जिससे मोना का चेहरा बनता है। इसमें ना सिर्फ एलेन बल्कि टैटू वाला आदमी भी शामिल है जो फिल्म की शुरुआत में बो का उसकी बिल्डिंग में पीछा करता है, और रॉजर जो बो को उसकी अनफॉर्चुनेट कार और स्टैब्ड होने के एक्सीडेंट के बाद अपने घर ले जाता है। दूसरे शब्दों में मोना ने बो के लिए यहाँ एक तरह का सिनिक डेक न्यूयॉर्क या ट्रूमन शो जैसे हालात बनाने के लिए MW इंडस्ट्रीज की मैन पावर का इस्तेमाल किया, जिसमें वो उसकी लॉयल्टी का टेस्ट करने के लिए उसे एक ब्रूटल ऑडिसी में सेंट्रल फिगर की तरह पेश करती है। प्रैक्टिकली कहूं तो ये ज्यादा तारीफ के काबिल लगता है
जब आप मानते हैं कि बो अपनी माँ के सपोर्ट के बिना शहर में एक आजाद जिंदगी जीने से बहुत दूर है। वो हाल ही में खोले गए MW इंडस्ट्रीज रिहैबिलिटेशन नेबरहुड में रहता है, जिसे बो के ठीक पीछे एक पोस्टर पर डिपिक्ट किया गया है जब वो कोलाज को एग्जामिन करता है। अगर सेट मोना का है और खिलाड़ियों को वो चुनती है तो प्ले की स्क्रिप्ट लिखना कितना मुश्किल होगा। पर सच कहूं तो मुझे इसकी एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी पर ज्यादा भरोसा है कि ये फिल्म शायद पिछली दोनों थ्योरीज के मिलने का रिजल्ट है। एस्टर ने इंटरव्यूज में ये बताया है कि फिल्म के साथ उनका सेंट्रल एम ऑडियंस को बो के दिमाग और उसकी फीलिंग्स के अंदर प्लेस करना था। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम जो कुछ भी देखते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं वो लिटरल लेने के लिए है। और इसमें पीनिस मॉन्स्टर भी शामिल है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मुझे लगता है कि बो की जर्नी डर, ड्रीम्स, फैंटेसीज और रिप्रेस्ड मेमोरीज से बनी एक साइकोलॉजिकल ऑडेसी है, जिनमें कोई भी लॉजिक के यूजुअल रूल्स का पालन नहीं करता है। ये पूछना कि क्या बो की मां असल में अपने बेटे की जिंदगी में अनदेखी पपेट मास्टर थी, बिल्कुल ऐसा पूछने जैसा होगा कि क्या सूरज में गर्मी होती है। बो के लिए उसकी मां का लगातार निगरानी, मैनिपुलेट और कंट्रोल किए जाने की फीलिंग उसकी चिंताओं, एक्सपेक्टेशंस और डिमांड से उसकी जिंदगी को सरकमसाइज करने की फीलिंग अगर लिटरल नहीं तो एक मेटाफोरिकल और इमोशनल सच्चाई तो रखती ही है। अगर आप इसे दोबारा देखें तो आप पाएंगे कि इस फिल्म की एंडिंग को शुरुआती एक मोमेंट में फोरशैडो किया गया है। जब वो थेरेपिस्ट से मिलकर बाहर निकलता है तो वो एक कम खतरनाक हिस्से से गुजरता है। वहां हम एक पब्लिक फाउंटेन में एक लड़के को टॉय बोट के साथ खेलते हुए देखते हैं। जैसे ही वो वहां से गुजरता है, लड़के की मां गुस्से में अपने बेटे का हाथ पकड़ लेती है और उसे खींच लेती है, जिससे बोट उसी तरह पलटती है जिस तरह लास्ट सीन में बो की बोट पलटी थी। उस एक पल में बो की किस्मत की भविष्यवाणी हो गई थी और उस पॉइंट से उसके लिए इससे बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। ये इंडिकेशन ये साबित करता है कि क्यों हमें बो की जर्नी को एक लीनियर जर्नी की तरह नहीं देखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, एक पॉइंट पर जब वो सचमुच अपनी स्टोरी के एंड तक तेजी से आगे बढ़ता है, जिसे ग्रेस और रॉजर के लिविंग रूम में चैनल 78 पर कैप्चर किया जा रहा है। हर बार जब वो बेहोश हो जाता है, हम इस अनकॉन्शियस लॉजिक की फर्दर झलक देख पाते हैं, जिसमें वो एक साथ कई जगहों और वक्त में मौजूद दिखाई देता है। ग्रेस और रॉजर की गाड़ी से टकराने के बाद जब वो सी में अकेला होता है तो उसे काले तारों से भरे आसमान की एक झलक दिखाई देती है। जब वो जंगल में पेड़ के तने पर अपना सर मारता है तो हम देखते हैं कि उसकी मां एटिक का दरवाजा बंद कर रही है। रॉजर के सो कॉल्ड हेल्थ मॉनिटर में फंसने के बाद हम उस पर लौटते हैं जिसे वो खुद बाथटब में लाने की अपनी मां की कोशिशों को रेजिस्ट करने के बारे में बार बार आने वाले सपने की तरह डिस्क्राइब करता है, जबकि वो खुद भी बाथटब से ये सीन देखता है। इस पॉइंट पर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बस फिल्म के बारे में फैक्ट्स को लिस्ट कर रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि शायद इनसे और कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन अगर बॉयज अफ्रेड का कोई पॉइंट है तो मुझे लगता है कि माँ बाप बच्चे के रिश्ते, खासकर माँ बेटे का रिश्ता इतना एलिमेंटल है, इतना ऑडिबल है कि इसकी कोई रैशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है। फिल्म की वो लाइन जो 2 बार देखने के बाद मेरे साथ सबसे ज्यादा हद तक रह पाई, वो इस पॉइंट को सबसे ज्यादा साफ करती है। जब मोना टीनेज बो के लिए एटिक का दरवाजा बंद करते हुए उसके पीछे फुसफुसाती है, डोंट यू गेट इट यू स्टूपिड इडियट। वो कोई सपना नहीं था, वो एक मेमोरी थी। दोस्तों, जब एटिक की बात चली ही है तो चलिए इसकी एंडिंग के बारे में बात करते हैं। मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि मॉन्स्टर और फिल्म के बाकी साइकोलॉजिकल फेयर्स का क्या मतलब हो सकता है। उस कहानी से आप क्या समझते हैं कि बो के फादर और उससे पहले के पूरे मेल लाइन की उनके पहले इजैकुलेशन के वक्त ही मौत क्यों हो गई थी, और इसका क्या मतलब है कि बो इससे बच जाता है लेकिन इस प्रोसेस में एलेन की मौत हो जाती है। आइए इन सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे पीनिस मॉन्स्टर और बो के फादर के बारे में।
जब बो एटिक से नीचे उतरता है तो वो पूछता है कि ये मेरा फादर कैसे हो सकता है। मोना बो को बताती है कि वही उसका फादर है, लेकिन हम उसकी सारी बातों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अपने बच्चे की जिंदगी के हर पहलू को कंट्रोल करने की इच्छा में मोना ने बो को उसकी खुद की सेक्सुअलिटी के बारे में गहरे डर से भर दिया, जिससे उसका डेवलपमेंट जैसे रुक गया। उसने उसके फादर की मौत के बारे में जो कहानी सुनाई है वो उसे एक डिपेंडेंट मैन चाइल्ड बनाए रखने का काम करती है। मोना ने टीनेज बो से कहा था, सिर्फ विमेन ही विमेन को जानती हैं और आदमी अंधे हैं, और उसने ऐसा ये इंश्योर करने के लिए किया ताकि वो अंधा ही रहे और अपने असली फादर से दूर रहे, जो शायद उसे मैनहुड की तरफ अपना इंडिपेंडेंट रास्ता तय करने में मदद कर सकता था। उसने ये फैमिली कर्स की इमेजिनरी स्टोरी गढ़ी। अब किसी भी तरह से ये मॉन्स्टर बो का फादर नहीं हो सकता, लेकिन ये बो के खुद के सेंस ऑफ मैनहुड को रिप्रेजेंट करता है। बो सेक्स करने से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अपने फादर की तरह मर जाएगा, तो इसलिए वो जेनिटल ऑर्गन को शायद एक टेरिफाइंग क्रीचर मानता है, और इस चीज से हमें अच्छी तरह ये समझ में आ जाता है कि वो खुद को कैसे देखता है, हाउ ही व्यूज हिमसेल्फ। ऐसा हो सकता है कि उसके फादर की मौत हो गई हो और उस अपने फादर की एब्सेंस और उसकी साइकी पर इसके इफेक्ट से निपटने के लिए ये मॉन्स्टरस फॉर्म बनाया हो। अब आप सोच सकते हैं कि फिर वो भूखा और कमजोर जंजीरों में बंधा आदमी कौन था जो उसके बगल में था। इसे समझने के लिए हमें सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी पे नजर डालनी होगी। अगर आसान शब्दों में समझें तो ये थ्योरी समझाती है कि ह्यूमन बिहेवियर अनकॉन्शियस मेमोरीज, थॉट्स और अर्जिस से इन्फ्लुएंस होता है। ये थ्योरी एक और चीज समझाती है कि साइकी के 3 पहलू होते हैं, द आईडी, द ईगो और द सुपर ईगो। आईडी पूरी तरह से अनकॉन्शियस होता है, जबकि ईगो कॉन्शियस माइंड में ऑपरेट करता है और सुपर ईगो अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली दोनों में ही ऑपरेट करता है। इसके जरिए अगर हम समझें तो एटिक बो की आईडी का हिस्सा है, यानी एटिक इक्वल्स टू अनकॉन्शियस। इसलिए मुझे लगता है कि मॉन्स्टर बो की रिप्रेस्ड सेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, एक रेजिंग अनसेटिस्फाइड आईडी जो उसके खुद के टेस्टिकल्स की तरह एक अलग ही प्रोपोर्शंस में बढ़ चुकी है। इसके साथ बंधा हुआ आदमी बो का ही वो खोया हुआ पहलू है जो उसके ज्यादा हिम्मत वाले और सेल्फ पोजेस्ड होने को रिप्रेजेंट करता है, और उसे भी उसकी माँ ने मेटाफोरिकली कैद किया हुआ है। अब कई लोगों का यह भी मानना है कि बो का रियल फादर वो मिस्ट्री मैन है जो जंगल में प्ले के बाद उसे अप्रोच करता है और कहता है कि वो बो के फादर को जानता था और वो अब भी जिंदा है, और इसी वक्त बो ने प्ले के ड्रीम वर्ल्ड में फादर सन की रीयूनियन एक्सपीरियंस की थी, तो वो उसकी बात का यकीन भी कर लेता है। लोगों का ऐसा मानना इसलिए भी है क्योंकि ये आदमी बो के अपार्टमेंट में लगी उसके फादर की ब्लड फोटो से कुछ कुछ मिलता जुलता लगता है। ये तो हुई पीनिस मॉन्स्टर की बात। अब बात करते हैं कि उन दोनों के इंटरकोर्स के दौरान आखिर बो के बदले एलेन की मौत कैसे हो सकती है। बो सेक्स करने से डरता है, लेकिन वो एलेन के साथ सेक्स करने में सफल रहा, जिसकी उसके बदले मौत हो गई। ये पॉसिबल है कि एलेन की मौत बो के अपने उस डर से डायरेक्ट कनेक्शन में हुई कि सेक्स से मौत होती है। शायद जरूरी बात यह है कि उसके साथ सेक्स करने से मौत हो सकती है, जो ये दर्शाता है कि मोना शायद हमेशा से सही होगी, लेकिन उसका पहलू कुछ और है। हो सकता है कि वो अपने डर को सिचुएशन पर इस हद तक प्रोजेक्ट कर रहा हो कि ये एक सेल्फ फुलफिल होने वाली भविष्यवाणी बन गई। वो अपने मैनहुड को लेकर इतना डरा हुआ और परेशान है कि हो सकता है कि इस चीज का ट्रांसफर हो गया हो। उसका डर रियलिटी में बदल गया। मोना के जिंदा होने की इंफॉर्मेशन होने से ठीक पहले उसके ऑर्गेज्म ने एलेन को मार डाला, जो बो के फादर के साथ मोना के अपने एक्सपीरियंस या यूं कहें कि उस कहानी को मिरर करता है। तो दोस्तों, अब आते हैं फिल्म की एंडिंग के सबसे अहम सवाल पर। क्या बो ने अपनी माँ को सच में मार दिया, और क्या वो ट्रायल सच में हुआ? बो अपनी माँ का गला घोंट देता है। मोना खाली ग्लास एक्वेरियम पे गिर के मर जाती है। फिर हम मोना को ट्रायल में देखते हैं जिसमें वो जिंदा है, पर असल में
ये ट्रायल अपनी माँ को चोट पहुंचाने के बाद बो के इनर डायलॉग्स के सीन से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। दूसरे शब्दों में वो परेशान है, वो गिल्ट से उभर रहा है और इस बात पर डिबेट कर रहा है कि उसे अपनी जान लेनी चाहिए या नहीं। इवेंट्स का रियलिस्टिक वर्जन ये है कि वो बस बोट में चढ़ जाता है, सी की तरफ चला जाता है, फिर इवेंचुअली उसने जो किया उस पर विचार करने के बाद वो पानी में कूद जाता है। लेकिन इसके बजाय फिल्म हमें जो दिखाती है वो है एक ट्रायल। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा सरियल है और कहानी की हाइपरबोल के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट बैठता है। मोना के जिंदा रहने या ना रहने से वो नहीं बदलेगा जो बो ने उसके साथ किया और अल्टीमेटली जो उसके साथ हुआ और उसके बारे में उसने कैसा महसूस किया। हुआ कुछ भी हो, एट द एंड उसे पानी में ही समाना है। मैं आर्ग्यू करूंगा कि वो जिंदा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ग्रीक ट्रेजेडी की तरह है और ओडिपस रेक्स के कुछ पोटेंशियल माइनर रेफरेंसेस के साथ ये बिल्कुल अलाइंड है। तो क्या ट्रायल रियल में हुआ? रियलिस्टिकली देखें तो क्या एक केव एक अरीना में तब्दील हो सकती है? नहीं, और पूरा ट्रायल ओवर द टॉप और बेतुका है। मिसाल के तौर पर मोना को कैसे पता चला कि बो वहां जा रहा था? ऑडियंस वहां कैसे पहुंची? बो वहां कैसे पहुंचा? फिल्मों के साथ बात दरअसल ये है कि ऑडियंस को उन्हें ऑब्जेक्टिवली देखने के लिए तैयार किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कैमरा कैरेक्टर्स के लिए एक एक्सटर्नल चीज है। नॉवेल्स में हमें इंटीरियरिटी मिलती है, मूवीज के बिल्कुल उलट। एक ओमनिशिएंट नरेटर हमें बताता है कि एक कैरेक्टर क्या देख रहा है और क्या सोच रहा है, या कैरेक्टर फर्स्ट पर्सन में है या थर्ड पर्सन में है। ये हमें उससे पता चलता है कि वो क्या सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। रीडर्स को लिटरेचर में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बीच के डिवीजन को समझने के लिए ट्रेंड किया गया है। इसलिए अनरिलायबल नरेटर इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है और यही चीज साबित करती है कि ट्रायल असल में हुआ ही नहीं था और ये पूरी एंडिंग महज बो के जहन में थी, जो उसे उसकी आखिरी सफर तक ले गई। तो दोस्तों, ये था बो इज अफ्रेड का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको भी मूवी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल या ओपिनियंस है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।